हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज एन इनिशियल वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यहां पे कह रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से और उसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट हो, मतलब सेम डायरेक्शन में ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरीके के पाथ को फॉलो करेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का है, ऐसा है, ठीक है, और यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसा भेज दिया है, ये इस v वेलोसिटी से भेज दिया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है? थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने डिफरेंट एंगल पे भेजा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उससे डिफरेंट डायरेक्शन पे हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा है। ठीक है, अब जो ये वेलोसिटी है, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करूं तो दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक ये आएगा v cos थीटा, दूसरा क्या आएगा? ऐसा आएगा v sin थीटा। ठीक है, ये वाला तो क्या कर रहा है बेटा? ये वाला उसे आगे लेके जाएगा, आगे की तरफ लेके जाएगा ये वाला वेलोसिटी, और ये वाला क्या करेगा? ये वाला ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा? वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही, और एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद वो अपने फिर से क्या होगा? जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लगेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये तो उसे आगे लेके जा रहा है और ये उसे कहां ले जा रहा है? ऊपर लेके जा रहा है। और ऊपर कहां तक लेके जाएगा? जब तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम होने के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। तो कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगा, और इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोलिक पाथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर डी हो जाएगा, पैराबोला। ठीक है, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटे? 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, सो दैट इट नाइदर फॉल्स नॉर राइजेस। मतलब एक ऑयल ड्रॉप है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस तरीके से रखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक जो ड्रॉप है वो ना ही नीचे की तरफ आ रहा है ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बैलेंस्ड कंडीशन में। ठीक है, द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, पूछ रहे हैं कि ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा। अब ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि ये ऑयल ड्रॉप है, तो ऑयल ड्रॉप है तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, mg कहां लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो देखो, ये वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लगना चाहिए? ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी जाके वो बैलेंस्ड होगा। ना ही वो नीचे जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ऊपर जाए, वो यहां पे क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन होगी? कि जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर हो जाए? वेट के बराबर हो जाए। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटे? QE। आपने पढ़ा था ना कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q, पढ़ा था आपने। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? QE। ये हो गया। अच्छा, W क्या होता है? वेट किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ है। वेट कितना है? mg है। हमें चार्ज पूछा गया, तो चार्ज इज इक्वल टू mg अपॉन E। ठीक है, मास कितना है? 9.9 इंटू 10⁻⁻10। ग्रेविटी यहां पर 10 दे रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁴ 3 × 10⁴। ठीक है, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3.3, एक जीरो कट करते हैं और ये ऊपर चला जाएगा, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3.3 टोटल पावर हो जाएगी 10⁻18। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.3 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। कह रहा है, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
emerges from a body, मतलब एक बॉडी है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ई ए, मतलब जो पॉइंट ए है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई ए है, और जो पॉइंट बी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई बी रिस्पेक्टिवली. इफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज आर, मतलब ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटे आर है. तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. तो देखो बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसी हैं, यहाँ पे देखो इस साइड में डेंस है और यहाँ पे कैसे, यहाँ पे रेयर है. आपने देख पढ़ा था कि जब ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, डेंस होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटे ज्यादा, और जहां पे दूर दूर होती हैं, रेयर होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कम होता है. तो यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, डेंस है, तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ज्यादा होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटे कम होगा. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज्यादा हो जाएगा बी से. लेकिन अगर बाई चांस इस तरीके से होता, पैरेलल लाइंस होती है बेटे, अगर क्या होते हैं पैरेलल लाइंस होती है, इसको समझना, अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट. ठीक है, जितना वहां होगा उतना ही आगे भी होगा. लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तो डेंस दिख रही है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम है. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटे. क्या रहा है, टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स, मतलब दो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी एक की प्लस सिग्मा दूसरे की माइनस सिग्मा. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू शीट्स, बोल रहे हैं दो शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया. तो देखो ये है एक शीट, तो ये है ठीक है ये, और एक शीट ये है बेटे ये. इस पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है पॉजिटिव है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा है नेगेटिव है. ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनके बीच में. तो देखो हमने पढ़ा था कि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है. ठीक है, अच्छा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका डायरेक्शन भी इधर होगा, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट करेगा अगर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को कैसा लेते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटे वो क्या होगा, वो आएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. E1 कितना है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का कितना है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सॉरी सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं, सिग्मा ये तो खाली वही है सिग्मा ही है. ठीक है, तो यहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव था, ये मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए था बेसिकली. तो जैसे हमने यहाँ पे कैसे पता लगाया कि डायरेक्शन इधर है, क्योंकि पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाला यहाँ पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इसलिए डायरेक्शन इधर. ये क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसलिए डायरेक्शन इधर. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्या रहा है, टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, दो आइडेंटिकल क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, आर अरेंज्ड ऑन एक्स एक्सिस, कहां अरेंज कर रखे हैं एक्स एक्सिस पे अरेंज कर रखे हैं एज शोन, मतलब ये जो दो डाइपोल दिख रहे हैं एक ये और एक ये. ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन विल बी, मतलब ओरिजिन पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ओरिजिन का ये ओरिजिन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है. ठीक है, और हमारे पास दो डाइपोल है, एक डाइपोल ये है दूसरा डाइपोल ये, और इनके वजह से इस पॉइंट पे पूछा गया है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो चलो करते हैं, और इसका डाइपोल आइडेंटिकल है. ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट पी है इसका भी. अब देखो पहले ये 45 था तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, ये वाला भी 45 हो जाएगा. इसको रिजोल्व करते हैं, तो रिजोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P cos 45, मतलब cos 45 लिख लेते हैं डायरेक्ट, cos 45. ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P sin 45. ठीक है, इसको भी रिजोल्व करते हैं, तो एक डाइपोल ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा P cos 45, ये हो जाएगा P sin 45. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना है इसमें, cos 45 है यार, ये थीटा लिख दिया, ये भी 45 है और ये भी 45. अब देखो पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझना,
ये जब हमने डाइपोल पढ़ा था बेटे, क्या पढ़ा था? डाइपोल पढ़ा था, ठीक है, डाइपोल पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर हम इसकी एक्सेस पे कहीं पे देखते हैं, एक्सेस पे मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये डाइपोल की एक्सेस है, ठीक है। तो एक्सेस पे कहीं पे भी एक्सेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा ही था। अगर मैं इस साइड में निकालता तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा निकलता। तो ये एक्सियल पोजीशन के लिए कह रहा हूं। अच्छा, अगर वहीं पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसा होता था? इक्वेटोरियल पोजीशन पे कुछ ऐसा होता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की तरफ होता है। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे, तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्लास में भी पढ़ा था कि जब भैया इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। वहीं पे जब हम एक्सेस पे निकालते हैं तो एक्सेस पे निकालने से क्या होगा? एक्सेस पे निकालने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। अब इसको समझो, यहां पे इसको समझते हैं पहले। अब पहले यहां पे हमारे पास दो डाइपोल थे, अब हमने यहां पे कितने बना दिए? टोटल 4 डाइपोल बना दिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? p/√2। इसका कितना है? p/√2। इसका कितना है? p/√2। और इसका भी कितना है बेटा? इसका भी है p/√2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, पहले ये हॉरिजॉन्टल वाले की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाले की बात करते हैं। एक डाइपोल ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट p/√2 है, एक डाइपोल ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना? p/√2 है। दोनों से डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन का। अब देखो क्या होगा बेटे, जो ये वाला है, पहला वाला, ये वाला, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? इधर आएगा। जो पहला वाला डाइपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? इस तरफ आएगा, क्योंकि अभी पढ़ा है हमने कि भैया जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका तो ऐसा है, तो इसमें भी ऐसा ही आएगा। इस वाले का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, दोनों के दोनों का डाइपोल मोमेंट बराबर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा मतलब ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे। इनके डायरेक्शंस कैसे हैं? अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ओरिजिन पे, ठीक है। अब आपके पास दो बचे, एक तो ये बचा p मतलब p√2, एक ऐसा था, और एक दूसरा था ये p√2। अब इसकी वजह से पूछा गया ये ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि भैया ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके वजह से ये इधर आ गया E1, इसकी वजह से ये भी इधर आएगा E2। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 की वैल्यू के क्या पढ़ा था? एक्सिस इक्वेटोरियल वाले पे कितना होता है? Kp/r³ होता है। क्या होता है? Kp/r³ होता है। तो यहां पे p कितना है? यहां पे डाइपोल मोमेंट कितना? p/√2/r³। ये E1 है। E2 कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा Kp, ये भी √2 ही है, और r³। मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों क्या वैल्यू क्या है? बराबर है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन भी दोनों का क्या? सेम है। तो ई नेट किसके बराबर मिलेगा बेटा? ई नेट मिलेगा, दोनों के दोनों सेम है, तो मैं डायरेक्टली 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2Kp/r³ और ये √2 से इसको काटेंगे तो ये ऊपर √2 हो जाएगा। तो ई नेट कितना मिलेगा बेटे हमें? ई नेट मिलेगा हमें √2Kp/r³। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ठीक है। अब पहले ऑप्शन चेक करते हैं, 0 तो नहीं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे। ये y एक्सेस है, y एक्सेस है ना, इधर y एक्सेस में अपोजिट आ रहा है, नेगेटिव एक्सेस में आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से क्या आएगा? माइनस आएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड में तो देखो दोनों के दोनों सेम है, ऑप्शन बी और सी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, लेकिन ये वाला बता रहा है कि ये पॉजिटिव एक्सेस, पॉजिटिव y एक्सेस में, और ये बता रहा है कि नेगेटिव y एक्सेस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे। कह रहा है इन अ रीजन विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज E।
ठीक है। इफ अ स्पेरिकल मेटेलिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द एरिया, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम एक मेटेलिक कंडक्टर रख दें, क्या रख दें बेटे, मेटेलिक कंडक्टर रख दें, तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो इसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी बेटे, ऐसे ये इस तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। अगर एक चार्ज है, अगर एक चार्ज है ये कूलम्ब्स फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कूलम्ब्स फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या है, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम आउटसाइड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड डिक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। ठीक है, देखो जब अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूविंग चार्ज है और वो भी कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पे भी क्या होगा बेटे, एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स का डायरेक्शन भी, क्योंकि पॉजिटिव लिया हुआ हमने, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स भी ऐसे लगेगा। तो बेसिकली ये जो है ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अच्छा, जो ये फोर्स लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा कि वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो चार्ज को मूव कराने का वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ई वर्सेस आर कर्व, ई आर कर्व, ई आर कर्व क्या है कि भैया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस मतलब डिस्टेंस के बीच में हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ऑफ एन इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक इनफाइनाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें ये बनाना। तो पहले तो इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो वो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसकी वजह से होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो यहाँ पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है ऐसा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस तरीके से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज क्यू इज ई, मतलब एक चार्ज है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। if the electric field strength if the distance of the observation point is increased to r, मतलब अगर डिस्टेंस को 2r कर दिया जाएगा तो नया कितना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर, तो e बाई ई डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर, के क्यू से के क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, खाली यहाँ पे बचेगा क्या, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो E इज अपॉन ई डैश इज इक्वल टू 4, ई डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, E बाई 4, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, E बाई 4 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ वन पेनिट्रेट्स अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल क्लाउड, चार्ज्ड स्पेरिकल क्लाउड है, इसका मतलब एक स्पेरिकल सॉलिड बॉडी है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इंक्रीजेस डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, रिमेन्स कांस्टेंट, तो डिक्रीजेस मतलब क्या होगा, डिक्रीजेस डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब डिक्रीज होने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगला है, अ लिक्विड ड्रॉप हैज 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लिक्विड ड्रॉप है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इज केप्ट स्टेशनरी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे स्टेशनरी रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 25.5 किलो वोल्ट
पर मीटर, किलो वोल्ट को वोल्ट में कर लेते हैं तो 25.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस पूछा गया है, क्या फाइंड करने को बोल रहा है, रेडियस। ठीक है, देखो वही है, इससे इसी तरीके का क्वेश्चन एक पहला भी किया था, लेकिन वहां पे एक सिंगल ड्रॉप था, वहां पे चार्ज फाइंड करने को कह रहा था, यहाँ पर रेडियस फाइंड करने को कह रहा है। देखो ये चार्ज है, ठीक है, इस पे वेट लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये बैलेंस रहेगा क्योंकि स्टेशनरी है, मतलब बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस कैसे होगा, जब इस पे फोर्स लग रहा है जो वो, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, मतलब जो इसका वेट है, इसका जो वेट है वो, और जो फोर्स है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वेट को क्या लिखेंगे हम, वेट को हम फोर्स तो QE हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, क्या चार्ज है 6 एक्सेस, अच्छा एक्सेस 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब टोटल उस पे चार्ज कितना है, उस पे जाएगा 6e का चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6e। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अच्छा, मास के लिए डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम, अच्छा मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेरिकल मानते हैं, लिक्विड ड्रॉप है तो स्पेरिकल है, तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यूज, EQ इज इक्वल्स टू मास कितना, रो इंटू 4/3 पाई r³, ये मास हो गया, इंटू ग्रेविटी। r की वैल्यू चाहिए तो r³ को ऐसे रख देते हैं, बाकी सारे टर्म्स इधर भेज देते हैं, तो 3EQ अपॉन में क्या आएगा 4 पाई और रो और g। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3EQ और अपॉन में आ गया 4 पाई। ठीक है, ये 4 पाई आ गया, रो आ गया, g आ गया। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। 3, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 25.5, चार्ज कितना है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 4 पाई। डेंसिटी कितनी है 1.26 इंटू 10⁻³ और ग्रेविटी को हम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो r³ की वैल्यू, पहले r³ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो मैं इसके लिए कैल्सी यूज कर रहा हूं, बेटे आप मैनुअल कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, तो मैं कैल्सी यूज कर लेता हूं, तो 1.6 divided by 4 into 3, तो 726.3, और अभी पावर कितनी आ जाएगी, ये 10⁻23। ठीक है, अच्छा इसका भी क्यूब रूट लेना है हमें, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं बेटे, तो आ रहा 1 आ रहा 1.94 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये आ गया इसका रेडियस। जो लिक्विड ड्रॉप है उसका रेडियस कितना हो जाएगा ये, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने वेट देखा कि वेट किसके बराबर होता है mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, चार्ज कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लिक्विड ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6e हो जाएगा। ठीक है, 6 और ये हमने e कर दिया था ये। ठीक है, अच्छा मास क्या था, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, यहां से हमने r को सेपरेट किया था, r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और सिंप्लीफाई कर दिया और क्यूब रूट निकाल लिया। मतलब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो भैया आपका है, तो आप इसके बाद कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, इट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो देखो अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं, कहां रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख रहे हैं, तो देखो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा QE, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे लगेगा फोर्स QE। एक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है,
एक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये दोनों फोर्सेस नेट फोर्स तो क्या जाएगा, नेट फोर्स 0 आएगा। लेकिन जब ये फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, ये डाइपोल क्या करेगा, टर्न करेगा, क्या करेगा, टर्न करेगा। तो इस पे नेट फोर्स तो 0 आएगा, लेकिन उस पे टॉर्क 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ फोर्स एंड अ टॉर्क, अ फोर्स बट नो टॉर्क, अ टॉर्क बट नो फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि भैया उस पे फोर्स नहीं लगेगा लेकिन उस पे टॉर्क लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा, 2 point dipoles of dipole moment, 2 point dipoles of dipole moment P1 and P2 are at distance x from each other and P1 parallel to P। मतलब दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल ये हो गया P1 और दूसरा डाइपोल हो गया P2। ठीक है, ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं बेटे, x डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से। द फोर्स बिटवीन द डाइपोल्स, इन डाइपोल्स के बीच में फोर्स पूछा गया। ठीक है, तो इन डाइपोल्स के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, E1 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E1 P1 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, K 2P1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, एक डाइपोल की वजह से, अच्छा सॉरी ये 2 क्यों लिया मैंने, ये तो इसके लिए तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, के पी बाई एक्स क्यूब। ये आ गया क्या, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना गया। के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या होता है बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, हाँ ये होता है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब यहाँ पे इस पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट इनटू ये टर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या किया हमने डाइपोल को मल्टीप्लाई कर दिया किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा चेंज हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स में निकल आएगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, DE1 बाई डी एक्स करते हैं, तो ये जाएगा KP d/dx ऑफ 1/x क्यूब। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करना आपको आता होगा। ठीक है, तो KP इसको क्या लिखेंगे, d/dx, इसको क्या लिख देते हैं, x की पावर -3 लिख देते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो KP आएगा, ये -3 बाहर निकल के आ जाएगा, फिर x की पावर -3 -1, तो कितना हो जाएगा, KP कितना हो जाएगा, -3KP अपॉन में आ गया x की पावर 4। ये आ गया DE/dx हो गया, क्या हो गया, ये DE/dx हो गया। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा P2 इंटू DE1/dx। ठीक है, तो फोर्स ये कितना है, -3KP1, ये P1 है। ठीक है, P1 अपॉन x की पावर 4। तो थोड़ा सा इसे और अच्छे से अरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3KP1 P2 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 3 वाला तो एक ये मैच कर रहा है, अच्छा ऑप्शन यही है करेक्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये x की पावर 4 होना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे x की पावर 4 होना था। ठीक है, बाकी के तो नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन आंसर इसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो रखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्या रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट वेरिएशन शो कर रहा है किस चीज का, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो क्या है, कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब जाएगा तो इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कहने का मतलब, पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इसमें अगर डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट, एक मिनट गलत लिख दिया ना, अगर डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, ये स्टेबल होता है, ये क्या होता है, ये स्टेबल। अच्छा, अनस्टेबल क्या होगा, अनस्टेबल में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ऐसा रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब देखो, जब स्टेबल होता है, स्टेबल, तो उस टाइम पे टॉर्क कितना लग रहा होता है, 0। अनस्टेबल में भी टॉर्क कितना लग रहा होता है, 0। लेकिन अच्छा 0 तो नहीं, नेगेटिव लग रहा होता टॉर्क, सॉरी 0 तो नहीं लगता, नहीं हाँ 0 लगेगा, 0 ही लग रहा होता टॉर्क, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर होता है, जब कैसा होता है बेटे, परपेंडिकुलर होता है, उस टाइम पे टॉर्क लगता है मैक्सिमम, कैसा लगता है, मैक्सिमम। तो अब क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से कह रहे हैं कि भैया आपके पास जो डाइपोल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम से, मतलब ऐसा है, इसको अनस्टेबल तक बना रहे हैं, तो पहले क्या होगा, पहले टॉर्क 0 है, अब धीरे 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 क्या होगा, टॉर्क जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर के टाइम पे टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। परपेंडिकुलर जब हो जाएगा तो उस टाइम पे टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जैसे इसका डायरेक्शन अनस्टेबल की तरफ करते जाएंगे तो फिर टॉर्क क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। मतलब 0 से लेके 180 तक जाते जाते क्या हो रहा है कि पहले टॉर्क 0 था, धीरे धीरे बड़ा बड़ा टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू तक आ गया, उसके बाद फिर टॉर्क 0 हो गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि पहले जैसे एंगल रोटेट करना स्टार्ट किया तो टॉर्क पहले धीरे 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 बड़ा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया टॉर्क, उसके बाद टॉर्क क्या होने लगा, घटने लगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट रो आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई पाई आर टू द पावर 4 be the charge density distribution of a solid sphere of radius r and the total charge q। मतलब हमारे पास एक चार्ज है, एक सॉलिड चार्ज है, सॉलिड चार्ज स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना है, q है, इसकी सरफेस चार्ज, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, और जो कि है q r अपॉन पाई r की पावर 4 फॉर अ पॉइंट p इनसाइड अ स्फीयर एट रेडियस r1 फ्रॉम द सेंटर द इलेक्ट्रिक द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इसके अंदर सेंटर से r1 डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने क्या किया, r1 डिस्टेंस पे एक छोटा सा, एक इस तरीके से क्या मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ठीक है। इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं dr है, कितनी इसकी थिकनेस बेटे, dr। अच्छा यहाँ पे क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो जो ये स्मॉल सा जो एलिमेंट माना हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये सरफेस एरिया इंटू जो इसकी थिकनेस है, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस जो ये हमने स्मॉल सा एलिमेंट माना हुआ है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा डी क्यू चार्ज होगा, मतलब ऐसे करते हैं ना कि रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, v is equals to रो, सॉरी q is equals to रो v। मतलब अगर इस पे हम स्मॉल चार्ज निकाल लें तो क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इसका जो वॉल्यूम होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है q r अपॉन पाई r टू द पावर 4 इनटू वॉल्यूम कितना है 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो जो स्मॉल चार्ज है ये कितना हो जाएगा बेटे, ये चार्ज हो जाएगा q, मतलब 4 q r क्यूब अपॉन r टू द पावर 4 dr। ये इस पे क्या हो गया, स्मॉल चार्ज हो गया। अब ये इतना स्मॉल चार्ज हो गया, इस पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल आएगा, और वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, DE इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाई R1 का स्क्वायर, R1 डिस्टेंस पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो DE के ये हो गया कितना,
अपॉन में R1 का स्क्वायर डी क्यू कितना है 4Q अपॉन R की पावर 4 dr। अब इसे दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे बेटे, यहाँ भी, यहाँ 0 से E तक इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ पे 0 से लेके R1 तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो ये तो E हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा K R1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4Q कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अपॉन R की पावर 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। अब 0 से लेके R1 तक हमें इंटीग्रेट करना है किसको, R क्यूब को। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो E नेट हमें क्या मिलता है, मतलब E क्या मिलेगा K अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू 4Q अपॉन R टू द पावर 4, R क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा R की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, इसमें लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, 0 से लेके R1 तक की लिमिट लगेगी, तो E इज इक्वल्स टू K अपॉन, अब इसमें डायरेक्टली K की वैल्यू पुट कर लेते हैं। K कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपॉन में जो R1 है उसका स्क्वायर, और ये हो गया 4Q अपॉन R टू द पावर 4, ये हो जाएगा R1 की पावर 4 अपॉन 4। ये 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे, ये R1 स्क्वायर से ये R टू द पावर 4 वाला जो है इसे काटते हैं तो R1 की स्क्वायर बचेगा, तो जो E नेट मिलता है हमें वो क्या मिलेगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q बचा हुआ है, यहाँ पे R1 का स्क्वायर बचा हुआ है, अपॉन में कैपिटल R की पावर 4 बचा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।